इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्राचीन इतिहास में आज हमारा पहला क्लास होगा और हम लोग देखेंगे तो टोटल 11 क्लास में हमारा प्राचीन इतिहास खत्म होगा। अगर हम प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग देखें तो प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे तो 2021 में प्राचीन इतिहास से लोगों ने 8 सवाल पूछे हुए हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि मिनिमम ये जो हमारा प्राचीन यानी एंशिएंट हिस्ट्री है तो वहाँ से कम 5 सवाल पेपर में बनेगा। तो हम लोग 11 क्लास करेंगे जिसमें 5 सवाल को अच्छे से टैकल कर लेंगे। दूसरी पॉइंट ये कि क्या 2021 के हिसाब से तैयारी किया जाए, तो साथी नहीं। 2025 में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा तो थोड़ा सा डीपली इस चीज़ को पढ़नी पड़ेगी, है ना। 2021 के अकॉर्डिंग 2025 में पेपर थोड़ा सा अच्छा लेवल का बनेगा क्योंकि समय के अनुसार पेपर थोड़ा मॉडरेट बनेगा। तो थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को आप पढ़िएगा बेसिक टू एडवांस, ठीक है। अब अगर ये पीडीएफ फाइल नहीं है आपके पास तो प्लीज़ आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा हमारा क्लास नोट मिल जाएगा और इस क्लास नोट्स के साथ साथ में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा। जैसे ही मान लीजिए हमारा एंशिएंट इंडिया खत्म हो गया 11 सेट, तो उसके बाद हम इसका चैप्टर वाइज टेस्ट भी कराएंगे। तो आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन करना क्योंकि ये पीडीएफ आपके सामने होगा। तो जो पॉइंट मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है उसे आप हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना और उसी को आप बार बार रिविजन करना, ठीक है। पीडीएफ पूरा ये टेस्ट आपको पूरा नोट्स कहाँ मिलेगा इसके आप यहाँ पे मैसेज करना 8881716810 पे। फीस इसकी प्राइस जो है साथी अभी फिक्स है, इतना ही रुपया आपका लगेगा कंप्लीट, यानी 200 नंबर का जो आपका होगा पेपर, सॉरी 2000 हमने लिख दिया, 200 नंबर का जो आपका पेपर होगा उसका पूरा कंप्लीट जो है नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए, क्लास यूट्यूब पे अपलोड होगा, चीज़ों को देखिएगा। सबसे पहला बहुत ही आसान सा क्लास है साथी पाषाण काल। आप सभी को पता होगा कि पाषाण काल में हम लोग अगर देखें तो हमारा जो इतिहास है उसको हम लोग विकास के आधार पे यानी जो मानव है उसके डेवलपमेंट के आधार पे हम इतिहास को 3 पार्टों में पढ़ते हैं। एक तो प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक काल। ये पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा तो ध्यान कर देंगे। अगला, अगर हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि भाई उस काल को क्या कहते हैं जब लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। तो उस काल को हम लोग बोलते हैं साथी प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इसकी इस समय के बारे में जानकारी हमें मिलती कैसे है? जब भाई देखिए जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत अगर होता तो लिखा होता कुछ ना कुछ उसके बारे में, लेकिन साहित्य नहीं है, लोग लिखना ही नहीं जानते तो साहित्य कहाँ से होगा? तो जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उस समय पत्थर के जो औजार थे उससे हम पता करते हैं, गुफाओं में जो चित्र बनाए गए थे उससे पता करते हैं, जो हड्डियां या जो मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं वो सब। तो इनको हम लोग बोलते हैं साथी पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य से हमें जो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। यानी प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे पास साहित्य नहीं है क्योंकि लोग लिखना नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य है। तो जब ये पुरातात्विक साक्ष्य है तो भाई कोई पहले खोजा होगा। तो हाँ, एक व्यक्ति हैं 1842 ईस्वी में जिनका नाम है डॉक्टर प्राइमरोज, ये अंग्रेज व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, कर्नाटक में एक जिला है साथी रायचूर, और रायचूर में एक जगह है लिंगोसपुर, ठीक है। तो लिंग सुगुर नामक स्थान से इन्होंने प्रागैतिहासिक औजार की खोज की हुई है। दरअसल पेपर में इनके बारे में नहीं आता, लेकिन अगर आ जाए गलती से कि किसने कर्नाटक के रायचूर की लिंग सुगुर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक औजार की प्राप्त की थी तो हमारा जवाब होगा डॉक्टर प्राइमरोज। हमसे सवाल जो पूछा था वो ये कि भारत में पाषाणकालीन बस्ती का अन्वेषण सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, तब हमारा जवाब होता है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। तो इनका नाम याद रखिएगा। अगर पूछे कि कब किया गया तो जवाब होगा 1863 में किया गया, ठीक है। कभी कभी सवाल ये बन जाता है कि रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड दरअसल थे कौन, तो याद रखेंगे ब्रिटिश थे और ब्रिटेन के साथ ये भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, इसके साथ साथ पुरातात्विक भी हैं। तो ये दोनों ये हैं, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। साथ में एक पॉइंट और हमसे पूछ सकता है किताब जिसका नाम है साथी प्री हिस्टोरिक इंडिया, पूछेगा किसके लेखक कौन है। तो याद रखेंगे लेखक है स्टुअर्ट पिगट। अब ये सवाल तो कभी नहीं पूछता कि इसने कब लिखा था, लेकिन फिर भी इस समय याद रखिएगा 1950 में, ठीक है। पर ये सवाल पूछ सकता है कि भाई प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे स्टुअर्ट पिगट। यहाँ से ये सवाल आ सकता है। जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट, तीनों में जो याद हो गया होगा उसको स्किप करिए, बाकी आगे बढ़िए। देखिए अगेन प्रागैतिहासिक काल को क्या करते हैं, पाषाण जो है उसके औजार जो थे उसके आधार पे, ठीक है, इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, 3 पार्ट में बांट देते हैं प्रागैतिहासिक काल को। यानी पुरापाषाण काल के लोग भी लिखना नहीं जानेंगे, मध्य पाषाण काल के भी लोग लिखना नहीं जानेंगे, नवपाषाण काल के लोग भी लिखना नहीं जान रहे हैं, ठीक है।
फिर अगेन पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में बांट देते हैं, पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। ठीक है, अब देखिए हमसे सवाल क्या पूछता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनमें पूर्व पूरा पाषाण काल का, यानी पूर्व पूरा पाषाण काल से क्या सवाल आएगा, फिर मध्य से, फिर उच्च से बात करेंगे। ठीक है, देखिए सवाल ये पूछता है कि जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर पूछें कि पहलगांव नामक जो स्थान है जहां से हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की गई थी, कहाँ पर स्थित है, तो जवाब होगा साथी कश्मीर घाटी में। कहाँ पर, कश्मीर घाटी में। या पूछ सकता है कि पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है जहां से हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की गई है, तो ये जवाब होगा आपका लिद्दर नदी। ठीक है, तो पहलगांव जो स्थान है साथी यह पूरा पाषाणिक स्थल है, और वो भी कौन सा, पूर्व पूरा पाषाणिक स्थल, पूर्व पूरा पाषाणिक स्थल है। ठीक है, पाषाणिक स्थल, तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे पॉइंट को। ठीक है, दूसरी पॉइंट याद रखेंगे पोतावर क्षेत्र। पोतावर क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है सोहन नदी घाटी। क्वेश्चन ये बनेगा कि सोहन नदी घाटी का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया था। ठीक है, यही क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा। तो साथ याद रखेंगे D.N. वाडिया नामक एक व्यक्ति ने सोहन नदी घाटी का उत्खनन कराया था। अगर आपसे पूछे कि यह कहाँ पे है तो हम बताएंगे पोतावर क्षेत्र। अभी पोतावर क्षेत्र क्या है, तो देखिए ये हमारा अगर थोड़ा सा भारत देखा जाए साथी, तो आप जानते हैं ये पाकिस्तान वाला एरिया है, पंजाब वाला एरिया है, पंजाब पाकिस्तान का ये पूरा क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र को हम लोग पूरा पाषाण काल के समय में पोतावर का क्षेत्र बोलते थे। तो यही है आपका पोतावर का क्षेत्र। तो जाहिर सी बात आप बताओगे कि वर्तमान में पंजाब और पाकिस्तान में ये विस्तृत था पोतावर का क्षेत्र। लेकिन ज्यादा चांसेस है ये पूछने का कि सोहन नदी घाटी का उत्खनन कराया किसने था, तो D.N. वाडिया नाम के एक व्यक्ति ने कराया था। साथ ही एक और व्यक्ति है व्यास नदी घाटी, ये दोनों के दोनों पोतावर क्षेत्र में था। अब पूछेगा व्यास नदी घाटी का उत्खनन किसने कराया था, तो जवाब होगा 1956 में, और बीबीलाल मिश्रा। तो डेट बहुत कम पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि सोहन नदी घाटी का उत्खनन किसने कराया, तो D.N. वाडिया, जबकि व्यास नदी का उत्खनन किसने कराया, बीबीलाल मिश्रा ने कराया। ठीक है, आगे देखेंगे राजस्थान में कुछ पूरा पाषाणिक, पूर्व पूरा पाषाणिक स्थल है साथी। जैसे राजस्थान में एक जगह साथी बागौर, दिदवाना, नागौर, यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा पाषाणकालीन स्थल देखने को मिलता है। यहीं पर और कुछ लोकेशन जैसे 16R और सिंगी तालाब। तो आपने देखा राजस्थान में कुल इंपॉर्टेंट क्षेत्रों की संख्या 5 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में ही बहती है साथी लूनी नदी, और लूनी नदी के आसपास में पूर्व पूरा पाषाण काल के स्थल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, लूनी नदी निकलती कहाँ से है, तो साथी ये अरावली पर्वत के पास से निकलती है। थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग कभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब। ठीक है, राजस्थान में जो लोकेशन है बागौरा, दिदवाना और नागौरा क्षेत्र, यहाँ से आप देखेंगे तो पूर्व पूरा पाषाण काल के स्थल मिलते हैं। और भी क्षेत्र मिलते हैं, लेकिन पूरा पूरा पाषाण कालीन स्तर है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर यहाँ से सवाल बन सकता है क्या, उस पर फोकस करिए। तो आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा पाषाणिक स्थल राजस्थान में स्थित है, या कहीं और पूछेगा, ऑप्शन में रहेगा नागौरा, दिदवाना, बागौरा, तो ये राजस्थान के हैं। अगर आपसे पूछे साथी कि सिंगी तालाब कहाँ पे है, जो कि एक पूर्व पूरा पाषाणिक स्थल है, पूर्व पाषाणिक स्थल है। ठीक है, आपसे पूछेगा सिंगी तालाब जो कि पूर्व पाषाणिक स्थल है कहाँ पे है, तो जवाब होगा राजस्थान में। ठीक है, आगे सवाल बन सकता है मध्य प्रदेश को लेकर के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे थोड़ा सा स्टार बनाना। क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत में पहला मानव जीवाश्म या एक मानव की खोपड़ी जीवाश्म कहाँ से मिला हुआ है, तो याद रखेंगे एक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है वो नर्मदा घाटी से मिला हुआ है। ये सीधे क्वेश्चन आएगा, और ऑप्शन में आपको नर्मदा घाटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, और यह प्रथम मानव जीवाश्म है। आप जानते हैं जो होमो इरेक्टस जो हमारे यहाँ है साथी, ठीक है, होमो सेपियंस आप लोग जैसे अभी तो मान लीजिए मानव था, लेकिन साथी जो होमो इरेक्ट्स हैं, इरेक्ट्स हैं, माना जाता है कि ये उसी का खोपड़ी था साथी, है ना। तो मैंने कहा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट बनाना। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि एक मानव खोपड़ी का जीवाश्म सबसे पहले कहाँ पर मिला है, तो जवाब होगा नर्मदा नदी घाटी। और ये है कहाँ पे, तो ये लोकेशन को याद रखेंगे, यह साथी पड़ता है आपका MP में, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगर समय पूछे, समय तो कभी नहीं पूछा पर, लेकिन 1982 का समय भी याद रखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथी, भीमबेटका की गुफा। जैसा कि ऊपर हमने देखा कि जो पाषाणिक स्थल के जो लोग हैं साथी, वो लोग गुफाओं में चित्र बनाते थे। भाई जब आदमी कहाँ पे रहेगा, बरसात होगी तो आदमी रहेगा कहाँ पे, तो पहाड़ों के कंदराओं में लोग रह जाते थे। जैसे मान लीजिए पहाड़ है ऐसे, तो पहाड़ के अंदर कंदरा बना हुआ है, वही में लोग रहते थे। तो बारिश तो एक दिन होगी नहीं, बारिश तो कभी कभी 7-7 8-8 दिन होती रहती थी।
तो लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए हाथ पैर चलाने के लिए, तो लोगों ने यहाँ पे चित्र बनाना स्टार्ट किया। इसी को हम बोलते हैं साथी गुफा चित्र। क्या बोलते हैं? गुफा चित्र। तो इन्हीं गुफा चित्रों में हमें भीमबेटका की गुफा चित्र मिली हुई है। और ये भीमबेटका का जो गुफा चित्र है, इसे खोजा किसने था? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, वी.एस. वाकड़कर नाम के एक व्यक्ति ने भीमबेटका की गुफा की खोज की थी। वी.एस. वाकड़कर को हम डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वाकड़कर भी कहते हैं। कई बार पेपर में तो वी.एस. वाकड़कर लिख देता है, काम चल जाता है, लेकिन जब ये लिखता है तो लोग डैमेज हो जाते हैं। और कब खोज किया गया था ये इंपॉर्टेंट है, 1957 में किया गया था साथी, है ना। अब भीमबेटका है कहाँ पे? यह साथी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेना, वहाँ पे पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं भोपाल है। भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में जब आप जाएंगे, तब आपको भीमबेटका की गुफा मिलेगी। जब आप भीमबेटका की गुफा में जाएंगे तो आपको वहाँ पे लगभग 600 गुफाएं देखने को मिलेगी। आप कहोगे सर 600 गुफा का क्या मतलब? अरे भाई 600 घर बनाए हुए हैं लोगों का, और सब में आप देखोगे उसमें तो शैलास्त्र हैं। ठीक है, शैलास्त्र मतलब कि वहाँ पे लोग का निवास बड़ा है साथी। और वहाँ पे कौन रहते थे? तो आदि मानव निवास करते थे। ठीक है। यूनेस्को के द्वारा 2007 में क्या हुआ था? भीमबेटका के जो शैल चित्र है साथी, उसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो जवाब क्या होगा कि अगर पूछे कि भैया भीमबेटका काहे के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में हमारे अगर देखा जाए पूर्व आषाढ़िक स्थल, तो हमारे लिए भाई इंपॉर्टेंट है ही उत्तर प्रदेश, है ना। तो सबसे पहला तो साथी हमारे यहाँ बेलन घाटी। तो बेलन घाटी है कहाँ पे? मिर्जापुर में। और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, वही तो आपको पता ही होगा, है ना। तो मिर्जापुर से बेलन घाटी से हमें पूरा पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण युग तक, यानी पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल, यानी तीनों जगह की, तीनों काल के हमें अवशेष उपकरण बेलन घाटी से देखने को मिलते हैं साथियों। जरूरी हो जाता है कि इसका उत्खनन किसने किया था। तो पूछेगा कि बेलन घाटी का उत्खनन किसने किया, तो जी.आर. शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बेलन घाटी का उत्खनन किसने किया, तो जी.आर. शर्मा के द्वारा किया गया। बेलन जो है एक नदी बहती है हमारे यहाँ, टोंस नदी, उसकी सहायक नदी है, इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो बेलन घाटी है, वहां से पूरा पाषाण काल के लगभग कितने औजार प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, बेलन घाटी से लगभग में 44 औजार प्राप्त होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है साथी। बेलन घाटी के ही समीप साथी लोहंदा नाला स्थित है। लोहंदा नाला एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लोहंदा नाला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहां पे अस्थि मतलब हड्डी, आप सोचिएगा, देखिएगा कितने कलाकार लोग हैं, अस्थि से बना निर्मित बना हुआ मात्र देवी की प्रतिमा। तो अगर आपसे पूछे कि अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो जवाब होगा आपका लोहंदा नाला से। क्या जवाब होगा आपका? लोहंदा नाला से। ठीक है। अगर हम बात करेंगे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में कौन कौन से स्थल हैं, तो ये पॉइंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो अभी हमने बताया था एक व्यक्ति है रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो भाई भारत हमारा दो पार्ट में है। ठीक है। एक तो भारत का ऊपर का ये जो ये वाला पार्ट है। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं साथी, तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना होता है कि भारत को हमें हमेशा दो पार्ट में पढ़ना होता है। क्योंकि भाई आप देखिए, मैं इसे रफली बना रहा हूँ, मेरा प्यारा भारत महान इंडिया बहुत महान है, बस कुछ लुटेरे आजकल लूट रहे हैं इसको, है ना। तो भाई आप जानते हैं कि साथी ये जो हमारी पर्वत है अरावली, जो सारी सतपुड़ा, तो ये जो पर्वत पड़ेगी साथी, ये इस पर्वत से उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आ जाएंगे। ठीक है। इंडियन श्रेणी है, टेंशन मत लीजिएगा, सारी श्रेणियां पढ़ाएंगे आपको। तो जब भी हम पढ़ते हैं, तो अगर ऊपर साम्राज्य विकसित हो रहा है, मान लीजिए ऊपर के राजा लोग शासन कर रहे हैं, ठीक है, ये मगध प्रांत में अगर कोई शासन कर रहा है, तो भाई उसमें दक्षिण भारत में भी तो लोग शासन कर रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उत्तर भारत में पढ़ लेते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और गुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं और सोचते हैं हमारा एंशिएंट इंडिया खत्म हो गया। नहीं भाई, दक्षिण भारत में भी तो शासन कर रहे होंगे ना लोग, तो दक्षिण भारत के लोगों को हम कैसे भूल जाते हैं, मध्य भारत के लोगों को हम कैसे भूल जाते हैं, इनको नहीं भूलना चाहिए। तो हमें जब भी इतिहास को पढ़ें, तो हमें दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि भाई उत्तर भारत नहीं, हमारे यहाँ दक्षिण भारत भी है। ठीक है। तो ऐसे ही उत्तर भारत में तो आपने देखा ही किस तरह से जो है हाथ की कुल्हाड़ी मिला है पहलगाम से साथी। दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो 1863 में, ठीक है, मद्रास के समीप है साथी पल्लवरम, और यहाँ से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया गया। किसने प्राप्त किया? तो जवाब होगा आपका रॉबर्ट ब्रूस फूड ने। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूड ने। ठीक है। और यहीं पर एक जगह और है साथी अतिरम पक्कम, तो मद्रास में ही दोनों लोकेशन है। और यहाँ से रॉबर्ट ब्रूस फूड के दोस्त है किंग, इन्होंने भी पूर्व पाषाणिक कालीन उपकरण की खोज की हुई है। अब देखिए हमसे सवाल क्या पूछेगा, सवाल हमसे ये पूछेगा कि मेरे भाई सबसे पहले पहला हैंडेक्स कहाँ से प्राप्त किया गया। जवाब होगा आपका पल्लवरम।
पलवरम में कौन से राज्य में? मद्रास में। किसने किया सर ये? तो 1863 में। किसने किया? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने किया। ये सवाल हमसे आपसे पूछेगा और हमें आपको इसका जवाब देना ही देना है, ठीक है। देखिए, मद्रास में ही एक नदी है साथी, कोर्टलायर घाटी। क्यों फेमस है भाई? क्योंकि यहाँ से भी हमें पूर्व पाषाणिक स्थल देखने को मिलते हैं साथी, ठीक है। अब देखिए, कहेगा कि कौन सा स्थल मद्रास में है या मद्रास में नहीं है। तो मद्रास में देखेंगे पलवरम, अतरमपक्कम, वादमदुराई और गुड्डियम। ये लोग पाषाण कालीन स्थल है। सवाल क्या पूछेगा एग्जामिनर? सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो पाषाणिक स्थल है। मेरे भाई, पाषाणिक स्थल है और ये जो है मद्रास में स्थित है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, पाषाणिक स्थल भी है और मद्रास में स्थित है। तो जवाब होगा पलवरम, अतरमपक्कम, वादमदुराई और गुंडियम, ठीक है। अब देखिए, हमने कुछ स्थल लिख दिया है और उसका लोकेशन हमने लिख दिया ताकि इसलिए ये चीजें आपको याद हो जाए। जैसे कश्मीर में आप देखेंगे लिद्दर नदी घाटी पड़ती है, फिर पोतावर में आपने देखें सोहन नदी घाटी, पिंडी घेब, व्यास नदी घाटी, ये पूरा पाषाणिक स्थल है, ठीक है। राजस्थान में लूनी नदी घाटी, गंभीर नदी घाटी, चंबल नदी घाटी, बेराज नदी घाटी, बागौरा क्षेत्र, दीवाना, 16 आवर्स संगीत तालाब। इसे थोड़ा सा दोबारा याद करेंगे, कोशिश करेंगे याद हो जाएगा। गुजरात में भद्दर नदी है, सौराष्ट्र में कच्छ का क्षेत्र, ये सब, ठीक है। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, आदमगढ़ की पहाड़ियां, भीमबेटका की गुफा। आदमगढ़ की पहाड़ियां भी मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश बेलन नदी घाटी, लोहंदा नाला। महाराष्ट्र में आप देखेंगे चिरकी, जो कि चिरकी निवासा है। उड़ीसा में आप देखेंगे तो बुहार बलंग की घाटी या मयूरभंज जिले में। मद्रास में पलवरम, अतरमपक्कम, कोटलार नदी, गुंडियम, ठीक है। आंध्र प्रदेश का याद रखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट पूछेगा कि गुदलूर या फिर करीमपुड़ी कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटक में अनंगबाड़ी, भागलपुर, हुंसगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में बचाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सवाल ये आता है कि हमने क्षेत्र तो देख लिया, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग जीते कैसे थे। तो यार, जब इनको कुछ आता ही नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो कैसे जिएंगे? जाहिर सी बात है, जैसे आज के लोग जीते हैं झुग्गी झपड़ी में, वैसे ही है ना। तो इस समय की मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, मेरे भाई ध्यान रखेंगे। अभी खेती करना लोगों ने सीखा नहीं था, पशुपालन की शुरुआत हुई नहीं थी, लोग आखेट करते थे, खाद्य संग्राहक थे। यहाँ पे देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 में एक क्वेश्चन पूछा कि भाई जो पाषाणिक लोग थे उनका मनोरंजन क्या क्या था। भाई मनोरंजन वो कैसे करते थे? क्या टीवी देखते थे, नाच होता था? नहीं साथी। तो मनोरंजन ही इनका आखेट था, ये आखेट करते थे और यही साथी इनका मनोरंजन का साधन था। तो आखेट यानी शिकार करना ही इनका मनोरंजन था, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आखेट ही इनके मनोरंजन का साधन है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। आगे, अभी तक इस समय ये लोग रहते कहाँ हैं? पर्वत की कंदराओं पे, नदियों की कागारों में। घर वर बनाना भी सीखे नहीं थे लोग, है ना। अभी तक वास्तुकला, वास्तुकला मतलब कि घर नहीं बना पाए थे, जैसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर नहीं बना पाए थे बेचारे, है ना। मृद भांड कला, मृद मतलब मिट्टी का भांड बने बर्तन, अभी ये लोग मटका वगैरह भी नहीं बना पा रहे हैं। मतलब एकदम गरीब वाला जिंदगी ये लोग जी रहे साथी, है ना। ये लोग मटका भी नहीं बना पा रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसका भी उदय नहीं हुआ साथी। प्रारंभिक चित्रों में हरे और गहरे लाल रंग का उपयोग ये लोग कर रहे हैं, मतलब चित्रकारी ये लोग करना सीख गए थे और चित्रकारी में उन्होंने रंगों का प्रयोग सीख लिया। और रंगों में ये लोग दो रंग का इस्तेमाल करेंगे, हरे और गहरे लाल रंग का। तो ये इतनी पॉइंट हमें याद रखनी थी पूरा पाषाण काल में। मध्य और उच्च में ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, लेकिन हल्का फुल्का जानकारी रख देते हैं। हुआ क्या जानते हैं कि जैसे उच्च, जैसे आपने देखा अभी पूरा पाषाण, ठीक है। तो पूरा पाषाण में हुआ क्या? औजार, अगर बड़ा ऐसे बड़ा औजार इस्तेमाल करते थे जानवरों को मारने के लिए, लेकिन कालांतर में थोड़ा दिन बदलता गया, लोग होशियार होते गए और औजारों का शेप्स जो है साथी वो थोड़ा सा डेवलपमेंट होता गया। तो पाषाण प्रौद्योगिकी और औजारों की किस्मों पर प्रभाव पड़ता है जब जलवायु बदलता है, क्योंकि मानव जहाँ पे रहेगा वहाँ का जलवायु तो बदल ही जाएगा, पक्का बदल जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जलवायु बदल गया साथी, है ना। तो औजारों पर ये सब इम्पैक्ट पड़ा, और सब कहानी हमें थोड़ी पढ़ना है ना। देखिए, अब क्या था, पहले पहले के लोग क्या करते थे? क्वार्टजाइट पत्थर इस्तेमाल करते थे। अब जो है लोग थोड़ा सा क्वालिटी वाला पत्थर इस्तेमाल करें, जैसे जेस्पर, चर्ट और फ्लिंट। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है, क्योंकि आपसे हो सकता है सवाल एग्जामिनर कहे कि भाई जब मध्यपुरा पाषाण काल आया तो लोगों ने कौन से प्रकार का पत्थर इस्तेमाल किया, तो हम जवाब देंगे जेस्पर, चर्ट या फ्लिंट, ठीक है। हम देखते हैं साथी कि नेवासा, जो कि महाराष्ट्र में है, यहीं पर लोकेशन है चिरकी। चिरकी से हमें मध्यपुरा पाषाण काल के उद्योग मिलते हैं, सोचिए वहां पे औजार बनाने के उद्योग देखने को मिलते हैं, कितना रोचक रहा होगा, है ना।
कुछ स्थल और हैं जिन्हें आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे नवासा, उत्तर प्रदेश में चकिया। चकिया बनारसी में है, जहाँ पे हमें मध्य पूरा पाषाण काल के औजार देखने को मिलते हैं। फिर सिंगरौली बेसिन, ये मिर्जापुर में पड़ती है। बेलन घाटी तो ये है, ठीक है। राजस्थान में बागन, बिराज, कामनी घाटी, ये सब, ठीक है। अब उच्च पूरा पाषाण काल से क्या सवाल आएगा, तो इस समय जलवायु में आर्द्रता कम है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और पाषाण के रूप में जो है ब्लेड का इस्तेमाल अब स्टार्ट कर रहे हैं लोग, थोड़ा सा मतलब धारदार टाइप का पाषाण ये लोग बना रहे सकते हैं ना। अफगानिस्तान में सांगो की गुफाओं में उत्तर पूर्व पूरा पाषाण के संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान में बुध पुष्कर में आप देखेंगे तो उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष देखने को मिलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में चौपानी मांडव, आंध्र प्रदेश में रेनी गुंटूर से हमें आप जो है उच्च पूरा पाषाण काल के औजार देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथी एक और लोकेशन। अच्छा, यहाँ पे एक और लोकेशन है साथी, वो था बेटम चेल्लार। यहाँ से हड्डियों के औजार मिले हैं, तो आपसे पूछ सकता है बेटम चेल्लार कहाँ पे है, तो ये लोकेशन है आंध्र प्रदेश में। तो थोड़ा थोड़ा लोकेशन पर ध्यान रखेंगे, बाकी अगर भूल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल भी सकते हैं। आगे की हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, तो देखिए इस समय क्या हुआ, धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन हुआ, तापक्रम साथी बढ़ने लगा, मौसम गर्म होगा और सूखा होने लगा, ठीक है। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, मिलेगा ही। अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो मध्य पाषाण काल की खोज करेगा, तो देखिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है C.L. कार्लाइल। इन्होंने क्या किया, विंध्य क्षेत्र में यानी एमपी में, मध्य प्रदेश में इन्होंने लघु पाषाण उपकरण, उपकरण लिखिएगा, लघु पाषाण उपकरण की खोज की। मतलब जो आम तौर पे जो पाषाण के उपकरण थे, औजार थे, उससे छोटे औजार की खोज इन्होंने कर दी। अब सब जगह पूरा हंगामा मच गया। 1857 की बात है साथी, जहां हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं, वहीं पर भाई साहब ने, कार्लाइल साहब ने ये नया काम कर दिया। तो लोगों को लगा रहे मतलब पाषाण का मतलब हम लोगों ने विकास किया था, ठीक है। वहीं से शुरू हो गया साथी माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल, जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य पाषाण काल। इसमें मानव अस्थिपंजर भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो सवाल ये बनता है कि मानव अस्थिपंजर कब से मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो जवाब होगा मध्य पाषाण काल से। अब हम देखेंगे कौन कौन से मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। जैसे आप देखोगे राजस्थान में, तो राजस्थान में पंचप्रद नदी घाटी, सोजत इलाका, तिलवार, बागौरा क्षेत्र, ये सब मध्य पाषाणिक स्थल हैं। यहाँ पे बागौरा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बागौरा है कहाँ पे, तो ये कोठारी नदी के किनारे पड़ता है। इसकी खोज तो V.N. मिश्र के द्वारा किया गया साथी। बागौरा की खोज मैंने वहां पे नहीं बताया था, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, V.N. मिश्र के द्वारा किया गया। बागौरा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत में यह सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है, तो मेरे घर का पता मत बताना, बागौर को बता दूंगा, ठीक है। बागौर में क्या है, 3 संस्कृति की पाई गई हैं, यानी तीनों चरण से संबंधित कब्रें देखने को मिलती हैं। कितनी बड़ी बात है। मानव कंकाल के साक्ष्य, खोपड़ियां और खड़ंजों के द्वारा निर्मित फर्शों की भी साक्ष्य में बागौरा से देखने को मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बागौरों को लेकर के सवाल बनते हैं, थोड़ा सा इस वाले पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। गुजरात में कौन सा है जो मध्य पाषाणिक स्थल है, तो गुजरात में लोकेशन है साथी अखज, बलसाना, हीरपुर, लंगनाज, ठीक है। लंगनाज से आप देखेंगे तो यहाँ से हमें जो है घोड़े के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलेगा। तो लंगनाज, हीरपुर, बलसाना, अखज, ये लोग उस समय से हैं। सोचिए जब सिंधु सभ्यता नहीं है तब से ये लोग हैं, यानी मध्य पाषाणिक स्थल है साथी, ठीक है। लंगनाज से क्वेश्चन पूछता है कि इसका उत्खनन किसने कराया, तो H.D. संकालिया के द्वारा किया गया था, ठीक है। शुष्क क्षेत्र में उद्घाटित पहला स्थान है। तो लंगनाज एक ऐसा एरिया था जो अभी तक शुष्क क्षेत्र में कोई भी ऐसा स्थल नहीं मिला था, और ये साथी लंगनाज हमें जो है शुष्क क्षेत्र में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम मध्य पाषाणिक स्थल की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में आप पाओगे कि सराय नाहर राय हो गया, महदहा, दमदमा, चौपानी मंडो, लहखैया, मुरहान पहाड़, बघई खुर्द, सब कुछ याद कर लेना। क्यों, क्योंकि पेपर में सवाल आएगा ऐसे, सवाल कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल है, कैसा मध्य पाषाणिक स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ऑप्शन देगा 1 2 3 4, सब में कूट करके देगा, ठीक है। और ऑप्शन में मेंशन किया हुआ रहेगा सराय नाहर राय, मादहा, दमदमा, चौपानी मंडो, लहकरिया, मुरहान पहाड़, बगीकोट, ये सभी के सभी लोकेशन हमारे मध्य पाषाणिक स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल डायरेक्ट बनेगा। सराय नाहर राय की बात अगर करें, तो सराय नाहर राय
जी.आर. शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, ध्यान रखेंगे। यहाँ से छोटी भट्टियां, एक बड़ी सामुदायिक भट्टियां, झोपड़ी के पास स्तंभगढ़, नरकंकाल, अस्थि तथा सिंह निर्मित उपकरण। सवाल कई बार ऐसा पूछा है कि अस्थि निर्मित उपकरण कहाँ से मिले हुए हैं, तो याद रखेंगे सराय नाहर राय से मिले हुए हैं और साथ साथ में महदहा से मिले हुए हैं। कभी कभी ऑप्शन में दोनों दे देता है, तो उस समय एग्जामिनर होता है साथी गलत, लेकिन आप जब ऐसा दे दे तो आप सराय नाहर राय मार के आना, दोनों अगर विकल्प में दे दे तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। बात हम अगर सराय नाहर की राय की करें तो इसके उत्खनन करता जी.आर. शर्मा, बहुत बार पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो हमसे सवाल ज्यादातर यही पूछता है कि भाई अस्थि निर्मित या शिव निर्मित उपकरण कहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है, तो वो सराय नाहर से। मादाहा जो कि प्रयागराज में है, इसे याद रखेंगे साथी, ठीक है। यहाँ से अनेक युग्मित समाधियां मिली हुई हैं, ठीक है, तो युग्मित समाधियों के लिए ये लोकेशन हमारा जाना जाता है। दमदमा की बात करेंगे तो मादाहा से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है और यहाँ से 41 मानव समाधान देखने को मिलते हैं। 5 युग्म समाधान है और 3 मानव कंकाल एक साथ जो है निकाले गए हैं। तो एक जो है साथी ऐसा भी हमें समाधि देखने को मिला है जहाँ पे 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं, और ये सवाल पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि किस स्थान से 3 मानव के एक साथ कंकाल प्राप्त किए गए, तो वो जवाब होगा हमारा मादाहा, ठीक है। चौपानी मांडो और लहखैया भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। चौपानी मांडो क्यों पेपर में रहता है, क्योंकि ये मध्य, तो इसे मध्यकाल का समय साथी है ना, मध्यकाल कहने का मतलब कि मध्य पाषाण काल से है, मध्य पाषाण काल का समय है। और आपने देखा था अभी कि कैसे जो पूरा पाषाण काल था, यहाँ के लोग मृदभांड बनाना नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ प्रयागराज में लोकेशन है चौपांडी मांडो, तो यहाँ से अनगढ़ किस्म की मृदभांड मिलना स्टार्ट हो गया। तो हमसे ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि कहाँ से अनगढ़ किस्म के मृदभांड मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, तो हमारा जवाब होता है चौपानी मांडो से। यहीं से झोपड़ी के हमें गोल फर्श देखने को मिलते हैं, जैसे ये झोपड़ी बना हुआ तो ऐसे गोल वाला फर्श, ठीक है। एक लोकेशन के बारे में पेपर में कई बार आता है कि कहाँ से 17 नर कंकाल मिले हुए हैं, तो साथ ही इस लोकेशन का नाम है लहखैया, इसे आप इम्पोर्टेंट बनाना। तो ये वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी का पोर्शन हमेशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आदमगढ़ शिलाश्रय, मैंने आपको अभी बताया कि आदमगढ़ का शिलाश्रय ये एमपी में है, वहाँ के जो है होशंगाबाद जिले में, और यहाँ से गधे का टूटा हुआ भाग साथियों देखने को हमें मिलता है, ठीक है। अब यहीं पर मध्य प्रदेश में 2 और शिलाश्रय हैं जिनकी चर्चा होती है, जैसे एक जम्बू द्वीप नाम का और एक डोरोथू द्वीप नाम का। तो आपने देखा 4 टोटल, आपने देखा कि 4 शिलाश्रय आप पाओगे बेसिकली। एक तो आपका जम्बू द्वीप, डोरोथू द्वीप, आदमगढ़ का शिलाश्रय, और दूसरा पहला भीमबेटका का शिलाश्रय है ना। तो ये जो दोनों है जम्बू द्वीप और डोरोथू द्वीप, ये जो है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के निकट स्थित है साथी, है ना, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो कासूसोल और जेनियार, फिर बलभोगा, पर ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। बट इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखना, 1-2 बार इसको पढ़ लेना, पर पेपर में ये बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है साथी, है ना। आगे अब सवाल यही आता है कि मध्य पाषाण काल के लोग का जीवन यापन कैसा चलता था, तो लोग अभी भी शिकार कर रहे थे। इस काल के लोगों ने गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि जानवरों का शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। मृद भांड का निर्माण करना लोग सीख गए थे साथी, जैसे सराय नाहर राय महदहा से, यहाँ के समाधियों से प्राप्त होता है कि लोग अंत्येष्टि विधि, अंत्येष्टि का मतलब शव को दफनाना, जलाना या उसका मतलब किसी तरह से खत्म करना, वो जान गए थे लोग अभी तक। मतलब समाज में आप समझिए एक नए समाज की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। मृतकों को समाधियों में गाड़ा गया, ठीक है, उनके साथ खाद्य सामग्री लोग रख रहे हैं, औजार हथियार भी रख रहे हैं, मतलब ये परलोक जैसी चीजें ये स्टार्ट कर दिए हैं। अंधविश्वास यहीं से स्टार्ट होगा कि परलोक जैसा भी कुछ होता है साथी, है ना। भाई क्या होता है वो तो मुझे भी नहीं पता, अंधविश्वास है सच्चाई वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कुछ भी हो, इन लोगों ने परलोक जैसी चीजों की कॉन्सेप्ट जो है वो ला दी थी मध्य पाषाण काल में ही, ठीक है। अगर अभी हम लोग देखें चित्रकला, तो भाई पूर्व पाषाण काल में तो हम लोगों ने देखा लोग अभी जो है गुफाओं में चित्र बना रहे हैं, तो मध्य पाषाण काल में तो कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा, जाहिर सी बात है। चित्रकला उस समय शिकार करने, भोजन जुटाने, समाज और संस्कृति की जानकारी की झलक दिखाती है। भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ऐसे कोई चित्र बना दूं, मान लीजिए कि ये हल है साथी और इसको मैं ऐसे बना दूं कि 2 बैल खींच रहे हैं, तो आप जाहिर से कह दोगे कि भाई एक समय ऐसा था कि जब हल से खेती होती थी। मैं अगर ऐसा चित्र बना दूं तो
क्योंकि चित्र तभी बन पाएगा जब हम उस चीज को देखे हुए होंगे, इमेजिनेशन किए हुए होंगे। ठीक है, तो आप बता दोगे कि एक समय था हल से खेती होती थी। तो चित्र साथियों, जो चित्रकला होती है वो तत्कालीन समय के भोजन जुटाने, शिकार करने के तरीके, समाज और संस्कृति की जानकारी देखने को हमें वहां मिलती है। अब कुछ शैलास्त्र हैं जिनके बारे में जानना पड़ेगा। जैसे मध्य पाषाण काल में है साथी, उत्तर प्रदेश में है मुरहान पहाड़, ये भी एक शैलास्त्र है। यहाँ पर कई सारे चित्र हमें देखने को मिलते हैं जो कि मध्य पाषाण काल के चित्र हैं। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो भीमबेटका, फिर आदमगढ़ में आप देखेंगे तो एक और लोकेशन है लाखा चूरा, कर्नाटक में आप देखेंगे तो कुपगल्लू। तो मध्य प्रदेश में आप पाएंगे तो 3 लोकेशन आप पाओगे, कौन कौन सा, एक तो भीमबेटका, आदमगढ़ और लाखा चुआर। कर्नाटक में कुपागल्लू। तो यहाँ से आप देखने को पाओगे साथी चित्र। ठीक है, आदमगढ़ में आप देखोगे तो गैंडे के शिकार वाला चित्र मिलता है। तो ये हमसे डायरेक्ट पूछता है कि कौन सी पहाड़ी में या कहाँ पे गैंडे के शिकार वाला चित्र मिलता है, तो वो है साथी आदमगढ़ की पहाड़ियां। और आदमगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए वो लोग तो 2 ही कलर इस्तेमाल करते हैं, पर ये लोग लाल भी इस्तेमाल करेंगे, हरा सफेद और पीला। भाई साहब देखिए, लाल हरा सफेद पीला 4 कलर का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो गया था। अब एक क्वेश्चन हमसे पूछता है पशुपालन के साक्ष्य। तो साथ ही पशुपालन की स्टार्टिंग हमें मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में देखने को मिलता है, लेकिन व्यापक स्तर पे जो पशुपालन की शुरुआत जो है साथी, हालांकि आप याद रखेंगे पशुपालन की शुरुआत जब आपसे पूछेगा तो आप बताना मध्य पाषाण काल में ही शुरू हो गया था, लेकिन जंगली जानवरों को सबसे ज्यादा पालतू पशु नवपाषाण काल में बनाया गया, याद रखेंगे। ठीक है, हड्डी निर्मित आभूषण कहाँ से मिला है, तो महदा और लहखैया से भी प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे नवपाषाण काल की, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, जैसे नियोलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो सर जॉन लोबाक के द्वारा 1865 में किया गया था। प्री हिस्टोरिक टाइम्स इनकी किताब का नाम है, और ये डायरेक्ट हमसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति है साथ ही, इनका नाम है डी गॉर्डन चाइल्ड, इनके द्वारा नवपाषाण संस्कृति के माने जाने के लिए कुछ मानक बताए गए। जैसे इन्होंने बताया कि अगर हम खुदाई कर रहे हैं और वहां पे कोई कृषि कार्य के बारे में पता चल रहा है तो वो नवपाषाण काल का संस्कृति हो जाए। पशुओं का पालन है तो नवपाषाण काल में। पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पालिश किया गया है तो वो नवपाषाण का हो जाएगा। मृदभांड है बना है अच्छा खासा, अच्छे से बन गया है तो वो नवपाषाण काल। यानी नवपाषाण काल में कृषि काम हो चुका होगा, पशुओं का पालन अच्छा हो रहा है, पत्थर के औजार पर घर्षण किए गए हैं, पालिश लगा हुआ है, मृदभांड भी प्राप्त होगा साथी, है ना। तो देखिए नवपाषाण काल में आप देखेंगे तो कृषि और प्रौद्योगिकी की शुरुआत हो चुकी है, लोग अनाज की खेती कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कृषि और पशुपालन की भी स्टार्टिंग हो चुकी है, साथ ही सामाजिक प्रथाओं या कर्मों का भी विकास हो चुका है, जैसे मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद पुनर्जन्म होगा, ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका है नवपाषाण काल में। मतलब आप समझिए कि धीरे धीरे कहानी बन चुकी है, अब सिंधु सभ्यता के लिए लोग तैयार हो चुके हैं। ठीक है, इस समय मृदभांड बनाने की कला का विकास हो चुका है, लोग जो है साथी वस्त्र निर्माण से परिचित हैं। भाई साहब कपड़ा भी बना रहे हैं, सोचिए। तो अब क्यों ना, आप सोचिएगा क्या सिंधु सभ्यता के लोग कपड़ा के बिना रहेंगे, नहीं, वो लोग यहीं से तो सीखेंगे। अब यही लोग तो सिंधु सभ्यता में कन्वर्ट हो रहे धीरे धीरे, है ना। तो लोग कपड़ा भी बना रहे हैं। अग्नि का उपयोग इस काल में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, अब लोग जो है भोजन पका के खाना स्टार्ट कर दिए थे नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो अगर हम देखें भारत को लेकर के, तो अपना प्यारा भारत महान, आप जानते ही हैं वो महान है, पर कुछ लोगों ने महानता इसकी छीन ली है। कोई नहीं, समय बीतता रहता है, पर ये भारत। तो साथ ही अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया नॉर्थ और साउथ और वेस्ट, तो ये जो एरिया है इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में कई सारे लोकेशन हमें देखने को मिलते हैं, कई सारी जगह देखने को मिलते हैं जो कि नवपाषाणिक स्थल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और इस वाले क्षेत्र में साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र ज्यादातर आते हैं, और यहाँ पे लगभग में आप देखोगे पशुपालन की शुरुआत और कृषि की शुरुआत जो है वह जो है लगभग 7,000 ईसा पूर्व हो चुकी थी। और अभी हमने आपसे बताया कि जहाँ पे पशुपालन और कृषि की शुरुआत हुई होगी वह स्थान जो है वो नवपाषाणिक स्थल के रूप में जाना जाएगा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में खास करके मेहरगढ़ क्षेत्र में साथी, है ना। आप देखेंगे तो मेहरगढ़ ऐसा क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ेगा। मेहरगढ़ में आप पाओगे कि यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं वो मृदभांड नवपाषाण काल से लेकर के हड़प्पा काल तक के समय के हैं।
यानी लोग जो मेहरगढ़ का लोकेशन है वो नौपाषाण काल का भी है और हड़प्पा सभ्यता का भी है। अब सुनिए, तांबे गलाने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, यानी ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी धीरे धीरे डेवलप हो चुकी है साथी। सोचिए, और मेहरगढ़ में हमें तांबा गलाने का जो है आप देखेंगे वहां से प्रमाण मिलता है कि लोग वहां पे भट्टियों में तांबे गलाते थे। ठीक है, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी का कटोरा कहते हैं। यहाँ कच्ची ईंट के आयताकार मकान में लोग रहते थे। तो अच्छी तरह से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वास्तुकला भी विकसित हो चुकी है। इसे पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान माना जाता था, लेकिन अभी नहीं माना जाता है। क्यों? नवीनतम खोजों के अनुसार पता चला है साथी कि हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव नाम का एक लोकेशन है, जहां से 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के मध्य तक के चावल के साक्ष्य मिले हैं। जहां आप देखोगे कि यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं, वहीं पर हमारे जो यहाँ लहुरा देव है यहाँ से 9000 ईसा पूर्व, आप सोचिए इनसे भी 2000 साल पुराने हमारे यहाँ जो है साथी चावल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो यहाँ की सभ्यता पुरानी कि हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ की सभ्यता और पुरानी, मेहरगढ़ से पुरानी हमारे यहाँ की सभ्यता है। ठीक है, और सुनिए फिर साथी उत्तर का क्षेत्र। तो उत्तर का क्षेत्र मतलब ये वाला लोकेशन है ना, ये वाला पाकिस्तान वाला लोकेशन। ठीक है, तो उत्तर का क्षेत्र मतलब कश्मीर वाला लोकेशन। तो उत्तर के क्षेत्र में आप पाओगे तो कश्मीर प्रांत है, वहां से दो लोकेशन, एक तो बुरजहुम और एक तो आपको गुफकराल देखने को मिलता है। तो बुरजहुम से आप पाओगे कि साथी मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया, तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया साथी, ये लोकेशन थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अब बुरजहोम के बारे में यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि बुरजहोम की खोज किसने की है, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो डी टेरा और पीटरसन नामक व्यक्ति ने 1935 में की थी। ठीक है, 16 किलोमीटर उत्तर में है श्रीनगर से, और यहाँ से साथ ही मिट्टी के ईंटों के बड़े में घरों में रहने के साक्ष्य मिले हुए हैं। कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, और यह सवाल पेपर में कई बार आता है। यहाँ के लोग गर्त आवास में रहते थे। गर्त माने जैसे जमीन है और गड्ढा बना के वहीं रहते थे, हम लोग बोलते हैं ना गर्त में रहते हैं, गर्त में चल रहा खड्डा में चल रहा और का है ना, ऐसा। गुफकराल की बात करेंगे तो गुफकराल का अर्थ होता है साथी कुम्हारों का गुफा, और श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ये गुफकराल पड़ता है। ठीक है, यहाँ से धूसर मृदभांड का साथी इस्तेमाल, बहुत अच्छे क्वालिटी का मिट्टी का मृदभांड ये लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी भी अनगढ़ किस्म के मृदभांड इस्तेमाल कर रहे हैं गुफकराल के लोग, जो कि कश्मीर प्रांत में स्थित है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्र में तो कई सारे लोकेशन आ जाता है। जैसे आप चिरांद देखेंगे तो चिरांद ये बिहार में पड़ता है साथी है। फिर दाउजली हार्डिंग ये असम में पड़ता है। फिर आप देखेंगे कुचाई, ये तो थोड़ा सा दक्षिण में आ जाइए। फिर आप तारादीप पढ़ेंगे तो ये सब नौ पाषाणिक स्थल हैं, याद रखेंगे। बात अगर हम चिरांद की करेंगे तो चिरांद की खोज किसने की है, तो प्रोफेसर वीके सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो बिहार के सारण जिले में स्थित है चिरांद लोकेशन, याद रखिएगा। यहाँ से बड़ी मात्रा में हिरण के सींग निर्मित उपकरण मिले हुए हैं, यानी हिरण के सींग से बना हुआ उपकरण आप चिरांद से पाओगे, जो कि बिहार के लोकेशन में स्थित है। यहाँ के मानव किसमें रहते थे, घास भूस का घर में, यानी छपरा बना के रहते थे लोग। ठीक है, चावल की खेती के प्रमाण भी हमें चिरांद से देखने को मिलते हैं, पर ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी क्षेत्र में आप पाओगे बागौरा। हाँ देखिए, फिर बागौरा से भी मतलब पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण तीनों स्थल मिलते हैं। बालाथर, गणेशर ये भी मिलते हैं साथ ही। बागौरा जो है बनास की सहायक नदी कोठारी नदी के किनारे स्थित है, ऊपर हमने चर्चा किया। आगे हम बात करेंगे दक्षिण क्षेत्र में साथी। तो दक्षिण क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे नौ पाषाणिक स्थल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कर्नाटक में आप पाओगे मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडकल, पिपलीहल, संगनकल्लू और टी नरसिंहपुर। ये जो लोकेशन है ये कर्नाटक में है, और इन्हें आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे सीधे पूछेगा कि नौ पाषाणिक स्थल कौन सा भारत में है, कौन सा नहीं है, कौन सा किस राज्य में है, सीधे सवाल आता है। ठीक है, तमिलनाडु में आप देखेंगे पय्यमपल्ली, तो तमिलनाडु वाला तो याद हो गया। आंध्र प्रदेश में उतनूर, कोडिकल, नागार्जुन कोंडा, फिर पलायामोई। तो ये कुछ है जो कि नौ पाषाणिक स्थल है, जिन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ के लोगों को खेती का केवल अल्प विकसित ज्ञान है, यानी दक्षिण भारत में खेती बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन वहाँ के लोग जो है सबसे पहले मिलेट यानी रागी उगाते रहे हैं। और आप जानते हैं साथी मिलेट जो है, ठीक है, एक प्रकार का अभी मिलेट उत्सव सरकार के द्वारा मनाया गया है साथी, है ना। तो मिलेट सबसे पहले प्रोडक्शन करते हैं वो लोग, रागी सबसे पहले उगाते हैं, यानी नौ पाषाणिक लोग रागी सबसे पहले उगाते हैं दक्षिण भारत में। जहां हम लोग गेहूं और जौ उगा रहे हैं, ये लोग रागी उगा रहे हैं। ठीक है,
बात करेंगे एक और लोकेशन की जिसका नाम है साथी उतनूर, कोडिकल और संगनकल्लू। यह के सबके लोकेशन साथी कर्नाटक में है और यहाँ से राख के अनेक टीले मिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि लोग पशुपालन करते थे और उनके जो मड है, जो गोबर वगैरह है, उनको जला देते थे साथी, है ना। अब देखिए ऊपर आप लोगों ने देखा कैसे कैसे सभ्यता विकसित होती गई और लोग धातुओं का प्रयोग करने लगे नवपाषाण काल के अंत में, जिसके आधार पर वहां की संस्कृति ताम्रपाषाणिक संस्कृति कही जाती है। लोगों के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु साथी तांबे की थी, यानी लोगों ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। तो कुछ संस्कृतियां हैं जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति के रूप में विकसित हुई, जैसे आहार संस्कृति, कायथा, सावलाद, प्रभास, मालवा, रंगपुर और जोरवे। ये कभी बहुत दुर्भाग्य होता है जब ये पेपर में आ जाता है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सवाल जो है ग्रुप सी में स्टेनोग्राफर में घुमा घुमा के आता ही रहता है। पूछेगा कि भैया आहार संस्कृति का समय क्या था। जब ये सवाल पूछ लेता है तो बस फंस जाते हैं लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा आहार 28 हमेशा याद रखिएगा, 28 आहार, 24 कायथ, 23 सावल और 20 प्रभास, 19 मालवा, 17 रंगपुर, 15 जोरवे, ठीक है। तो इस एक ही डाटा इसे याद कर लीजिए, काम बन जाएगा, अपना काम निकल जाएगा। तो आहार सबसे पहले है, ठीक है। आका को याद रखेंगे, ठीक है। आका यानी आहार और कायथ, यानी सबसे बड़ा आका। आहार को याद रखेंगे, फिर कायथ को याद रखेंगे, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो आकाशा, आकाश में आकाशा, ठीक है। लोग कुछ लोग तो आकाश भी बना देंगे चैप्टर, ठीक है। यानी आकाशा में आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति और सावलत संस्कृति, ठीक है। और उसके बाद क्या याद करेंगे, प्रमार। तो प्रमार तो याद ही हो गया है ना, क्योंकि प्रमार को मतलब कि प्र से प्रभास, ठीक है, और मैं से मालवा और रे से रंगपुर। तो याद रखेंगे क्या, थोड़ा सा टिप सिप से बना के इसी तरह से याद रखेंगे। आ से आहार संस्कृति, का से कायथा संस्कृति और सा से सावल संस्कृति, ठीक है। प से प्रभास संस्कृति और माँ से क्या मालवा संस्कृति, रे तो प्रमार को याद रखेंगे रंगपुर। तो जोरवे, जोरवे को ऐसे याद रखेंगे, सबसे लास्ट में जोरवे संस्कृति है, ठीक है। आहार संस्कृति यानी कुछ एक कुछ चर्चा करते हैं, सबकी चर्चा नहीं करते हैं। आहार संस्कृति कहाँ पे देखने को मिलती है, तो यह क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। इसे हम बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। आहार का ही प्राचीनतम नाम तंबावती या तांबे वाली जगह है। ये सवाल पेपर में आता है कि किस क्षेत्र को हम तंबावती के नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे आहार संस्कृति को हम तंबावती के नाम से जानते थे। यहाँ से काले और लाल मृत भांड भी प्राप्त होते हैं, यानी काले और लाल किस्म के। इसका मतलब ये नहीं है जैसे मिट्टी बनाया गया उस पर काला और लाल जो है, जैसे आप ये मान के चलिए कि हमने एक जो है मटका बनाया, सपोज करिए कैसे मटका बनता है जी, ऐसे बनता है। ये मान लीजिए हमने अनगढ़ किस्म का मटका बनाया, ठीक है, और इस मटके पे हमने लाल पेंट कर दिया, लाल पेंट कर दिया, हमारी मर्जी थी। ये देखिए लाल पेंट कर दिया, और हमारे बच्चे ने कहा इस पे काले कलर का डिजाइन बना दो। तो लीजिए हमने डिजाइन बना दिया। तो साथ ही ये हो गया हमारा काला और लाल मृद भांड, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया इस पर काला लाल, काला भी कहीं कहीं था और उसके ऊपर सफेद रैखिक चित्र बनाया गया था। लो कहानियां बदल दी हैं, है ना। कहीं कहीं काला था, कहीं कहीं वो था, उस पर सफेद कलर से ये चित्र बना रहे भाई साहब, है ना। तो भाई अब उनकी मर्जी, वो जैसा बनाए, ठीक है। हम लोग भी अगर मान लीजिए कि इस पर हमने पेंट कर दिया, ये लीजिए हमने इसको पेंट कर दिया और इस पेंटिंग पे हम साथ ही सफेद कलर से जो है आप चित्र बनाने वाले हैं। ये हो गया पेंटिंग हमारा, और इस पेंटिंग पे सफेद चित्र बनाएंगे तो कैसा लगेगा, वाव सुपर लगेगा देखने में, ठीक है। अब देखिएगा आहार के उत्तर में ही एक लोकेशन है, देखिए चलिए पहले गिलुंड नाम का साथी लोकेशन है। यहाँ से घरों के ढांचों के अवशेष मिलते हैं। यहीं पर बालाथल से भी हमें तांबे और पत्थर के औजार मिलते हैं। लाल और काला मृदभान हमें बालाथल से भी प्राप्त होता है, ठीक है। मिला जुला के क्या आ सकता है आहार संस्कृति से, तो इसका नाम साथी तंबावती है, और यहाँ से काले और लाल के मृदभांड मिले हुए हैं जिस पर सफेद रैखिक चित्र बना है। बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मालवी संस्कृति की बात करेंगे तो यह ताम्र पाषाणिक स्थल नर्मदा घाटी में विकसित हुई है, और कैथा, इरज, नगदा, नौदा टोली ये भी जो है वो हमें मालवा क्षेत्र से मिलते हैं, लेकिन इनमें से किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। मालवा संस्कृति का उद्भव कहाँ से हुआ, बस यही लोकेशन आपको याद रखने की यहाँ पे जरूरत है।
कैथा से याद रखेंगे तांबे के 29 कंगन देखने को मिले हैं। ये सवाल पेपर में आया है और आपसे पूछा भी जा सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज की कैथा की जो बस्तियां थी वो किलाबंद हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग किलों को मतलब किलाबंद मकान में रहते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि यहीं से किलेबंद जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है साथी नौदा टोली। नौदा टोली ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा नदी के दक्षिण में पड़ रहा है। चित्रित काले व लाल मृदभांड यहाँ से देखने को आपको मिलेगा, काले और लाल मृदभांड, ठीक है। और वहां पर भी काले और लाल मृदभांड मिले हैं। अंतर क्या है, याद रखेंगे, काले रंग से चित्रों को सजाया गया है और इसका उत्खनन एच डी संकालिया। यहाँ सफेद रंग से सजाया जा रहा है, यहाँ काला रंग से सजा रहे हैं भाई साहब। तो इनकी अपनी जिंदगी है, जैसे मन वैसे सजाए, है ना। महाराष्ट्र, अब मालवा संस्कृति के लोग आप देखेंगे तो एक कताई बुनाई जानते थे, बाप रे बाप, चरखे और तकलियां भी ये लोग चलाते थे साथी। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो जोरवे संस्कृति वहां पे डेवलपमेंट होता है। तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो जोरवे निवासा दहमाबाद, ये दहमाबाद काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है साथी, है ना। ये ताम्र पाषाणी का स्थल है। जबकि पुणे में आप देखेंगे चांदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये भी स्थल है ताम्र पाषाणी, लेकिन ये कहाँ पे है, पुणे में पड़ते हैं, ठीक, लोकेशन याद रखेंगे। दहमाबाद को याद रखेंगे तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे तांबे का रथ चलाता हुआ मनुष्य देखने को मिलेगा, साड़ देखने को मिलेगा, गैंडे का और हाथी की आकृतियां हमें देखने को मिलती है, जो सब के सब तांबे की है। तो ताम्र मूर्तियां, आप सोचिए लोग कितना मतलब कितनी वो चीजें हो चुकी हैं कि लोग वास्तुकला के बारे में कितना वो हो चुके हैं कि साड़ और गैंडे की जो है अभी से तांबे की मूर्तियां बनाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ से पालित से युक्त हल्के पांडुरंग वाले मृदभांड भी देखने को मिलते हैं। अब मिट्टी को मतलब मटके को चिकन करो, साफ चिकन बना रहे हैं, पालिश करने है ना। इनाम गांव से आप देखेंगे तो गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। निवास में आप नैदानिक डायग्नोस्टिक पॉटरी आप देखने को पाओगे। क्या बात है। ये मृदभांड लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित मृदभांड है। माने जो चाक होता है ना, जैसे चाक होता है घुमा घुमा के लोग मटका बनाते हैं, इतना बेहतरीन ये लोग कलाकारी सीख गए हैं। कहाँ के लोग, निवास के लोग। जोरवे संस्कृति के लोग मृतकों को अस्थि कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे साथी, है ना। दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ताम्र पाषाणी का स्थल कौन कौन से हैं, तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो ब्रह्मगिरी, मस्की, पिपलीहल, उतनूर, संगनकल्लू, पय्यमपल्ली, हेमेड़ी, नागार्जुन कोंडा, कोडिकल, ये सब जो है साथ मिले हुए हैं। तो यहाँ से राख के टीले मिले हैं, जिन्हें हम भस्म टीला भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पूर्वी भारत में बिहार में चिरांद, सेनपुर, सोनपुर, तारावी में आप देखने को पाओगे। इलाहाबाद के आसपास में आप देखो तो इमलीडीह, नरहन, सौघोरा और फैराडीह जैसे मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे यहीं पर एक जगह सती स्नाइपर, यहाँ से तलवार और भाले का सिर देखने को हमें मिलता है। तो बेसिकली हमसे सवाल यहीं से इतने ही सवाल पूछ सकते हैं। अगर सवाल बनाना ही होगा हमारे पाषाण काल से तो यहीं से सवाल बनेगा, इससे अधिक सवाल यहाँ से नहीं बनेगा साथी, है ना। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होगा, यूनिट नंबर 2, जिसे हम लोग कल पढ़ेंगे, वह होगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप ये अच्छे से पढ़ के आना, रिवीजन करके आना, और मैं आपसे कहूंगा कि आप नोट्स फाइल जरूर परचेज कर लेना, क्योंकि अगर आपके सामने नोट्स होगा तो आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारी आवाज सुनना है और अपने पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना है, काम आपका बन जाएगा। और बार बार इस नोट्स को आपको अपडेट करना है। कहीं भी आप टेस्ट वगैरह लगाओ, कुछ भी आपको नया मिले, जैसे मान लीजिए कि अगर पाषाण काल से संबंधित कोई सवाल कोई पूछ रहा है और आपसे वो सवाल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको अपने नोट्स में कहीं ऊपर नीचे इतना स्पेस दिख रहा है, फालतू के स्पेस है, कहीं भी आकर के आप अपने पेन से उस नोट्स को अपडेट करिए। इससे क्या होगा कि आपको आपकी तैयारी पर थोड़ी थोड़ी धार चढ़ती रहेगी और गलतियां कम होंगी भविष्य में आपसे, है ना, जब आप धीरे धीरे चीजों को याद करें। तो मिलते हैं आपसे कल हम सिंधु सभ्यता के साथ।